हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज से हम लोग जुलाई की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। आज पहली क्लास होगी जुलाई की 1 से लेकर 5 जुलाई तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक जो भी पेड यूजर्स हैं अगर इसको पेड क्लासेस में देख रहे हैं तो ब्रांच बैंकिंग वाले सेक्शन में जो भी पीडीएफ्स आपको मिल रही हैं उसको आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। ज़्यादा चीज़ें अगर उसमें याद आपको नहीं भी हो रही हैं तो एक बार रीडिंग ज़रूर कर लीजिएगा। कुछ एक पीडीएफ्स और तैयार हो गई हैं, 1-2 दिन के अंदर वो भी आप लोगों को ब्रांच बैंकिंग वाले सेक्शन में अपलोड कर दी जाएंगी, वहाँ से जाके आप लोग पढ़िएगा। ब्रांच बैंकिंग में जो भी कंटेंट मिल रहा है यहाँ से आपको इंटरव्यू में भी काम में आने वाला है। यहाँ से क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में भी देखने को मिलेंगे। काफ़ी टेक्निकल चीज़ें हैं यहाँ पे। बैंकों में आप काम करेंगे आफ्टर सिलेक्शन तब भी ये काम में आने वाला है और यहाँ से क्वेश्चंस भी बनते हैं। लास्ट टू लास्ट ईयर, आई थिंक लास्ट ईयर ही जीबीयू में एक क्वेश्चन बना हुआ था, ब्रांच बैंकिंग से ही रिलेटेड था वो। ठीक है ना, ब्रांच बैंकिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन वहाँ पे फ्रेम किया गया था। तो जो भी पीडीएफ दी जा रही हैं, कई बार आपको लेंदी लगेगा, कई बार आपको अननेसेसरी भी लगेगा कि क्या ही पढ़ रहा हूँ, लेकिन एक बार रीडिंग आप लोग ज़रूर लगा लीजिएगा। ये एक गुजारिश है आप लोगों से। ठीक है, नहीं फ़ायदा करेगा तो नुकसान बिल्कुल भी नहीं करेगा, इस चीज़ को आप लोग समझिएगा। ठीक है, रिस्क नहीं ले सकते हैं, इसलिए सारा का सारा कंटेंट आप लोगों को अवेलेबल कराया जा रहा है जितना मैक्सिमम हो सकता है। फिलहाल आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, इसमें देखो क्या बोला गया है। व्हाट इज़ द इंटरेस्ट रेट ऑन द पब्लिक प्रोविडेंट फंड रिसेंटली सेट बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर फॉर द सेकेंड क्वार्टर। ठीक है ना, ये सेट बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द इकोनॉमिक अफेयर्स। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ये फ्रेमिंग में दिक्कत हो गई है, ये चीज़ें मैं पीडीएफ में सही कर दूंगा। ये दो चीज़ मुझे लग रहा है कि ये 2 बार मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं सही कर दूंगा उसमें पीडीएफ में जब आपको अवेलेबल कराई जाएगी। ठीक है, तो इसको समझो क्या कह रहा है क्वेश्चन। बेसिकली समझ में तो आ ही गया होगा कि आर्थिक मामलों के विभाग के द्वारा हाल ही में 2024-25 की दूसरी तिमाही के लिए सार्वजनिक भविष्य निधि यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड पर ब्याज दर क्या निर्धारित की गई है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस दिए गए हैं आप लोगों के सामने। इसका जो उत्तर हो जाएगा 7.1%, ऑप्शन नंबर ए। पीपीएफ पर जो ये इंटरेस्ट रेट है ये 7.1% निर्धारित किया गया है। स्मॉल सेविंग स्कीम्स के इंटरेस्ट रेट में कोई चेंजेस नहीं किया गया है फाइनेंशियल ईयर 2025 के क्वार्टर 2 के लिए। तो जो पिछली बार था वही इस बार भी है, तो पढ़ना ज़रूरी है और इसलिए भी ज़रूरी है कि एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 25 का क्वार्टर 2 का मतलब ये हो जाएगा कि ये 1 जून से लेके 30 सितंबर तक, ये 2024 तक ये एप्लीकेबल रहेगा और 29 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है, टेंटेटिव डेट है। तो अगर क्वेश्चन आएगा तब उसके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। इंटरेस्ट रेट में कोई चेंजेस किए नहीं गए हैं, तो क्या क्या इंटरेस्ट रेट हैं उसको भी एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। पीपीएफ का मैंने यहाँ पे बता दिया 7.1% है। बाकी अगर हम लोग बात करें किसान विकास पत्र की, तो किसान विकास पत्र पर जो इंटरेस्ट रेट है 7.5% का है और ये 115 महीने में मैच्योर होगा। ठीक है ना, ये चीज़ भी पूछा जा सकता है, ये चीज़ आप लोग याद रखना। सुकन्या समृद्धि योजना की अगर हम लोग बात करेंगे 8.2% का इंटरेस्ट रेट है, पीपीएफ का बता ही दिया है। नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट यानी कि एनएससी की हम लोग बात करेंगे तो एनएससी पर 7.7% का इंटरेस्ट रेट है। सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम पर 8.2% का है। ठीक है, सीनियर सिटीजन्स सेविंग स्कीम्स पर 8.2% का इंटरेस्ट रेट है। सेविंग डिपॉजिट पर 4% का इंटरेस्ट रेट है। 5 ईयर पोस्ट ऑफिस आरडी, पोस्ट ऑफिस की 5 साल की आरडी के लिए 6.7% इंटरेस्ट रेट है। 5 साल के लिए पोस्ट ऑफिस के लिए टाइम डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.5% है। 3 साल के लिए पोस्ट ऑफिस का जो टाइम डिपॉजिट है उसके लिए जो इंटरेस्ट रेट है 7.1% है। 2 साल के लिए पोस्ट ऑफिस के लिए जो टाइम डिपॉजिट है उसके लिए इंटरेस्ट रेट 7.0% है। 1 साल के लिए पोस्ट ऑफिस के लिए जो टाइम डिपॉजिट है उसके लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो 6.9% है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। थोड़ा सा और जान लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को एक्सटेंड कर रहे हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत जानते हैं। क्वार्टरली बेसिस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये इंटरेस्ट रेट जो होता है वो रिवाइज़ किया जाता है। ठीक है, क्वार्टरली बेसिस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये इंटरेस्ट रेट जो है वो रिवाइज़ किया जाता है। ठीक, इसके साथ आप जानो एनएससी, पीपीएफ, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स, सुकन्या समृद्धि योजना, इन सब पर ये जो 4 स्कीम्स बताई गई हैं आपको इन सब स्कीम्स पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के
सेक्शन 80C के तहत में टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाउ मच अमाउंट हैज़ रिसेंटली बीन अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड बैंक्स फॉर सेकंड लो कार्बन एनर्जी प्रोग्रामेटिक डेवलपमेंट पॉलिसी ऑपरेशन टू हेल्प इंडिया एक्सीलरेट द डेवलपमेंट ऑफ लो कार्बन एनर्जी। ठीक है, भारत को कम कार्बन ऊर्जा के विकास में तेजी लाने में मदद करने के लिए दूसरे कम कार्बन ऊर्जा कार्यक्रम विकास नीति संचालन के लिए विश्व बैंक ने हाल ही में कितनी राशि मंजूर की है, ये इसमें पूछा गया है। ठीक है, सही उत्तर की अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो 1.5 बिलियन USD, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, वन लाइनर करेंगे, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है, सेकंड लो कार्बन एनर्जी प्रोग्रामेटिक डेवलपमेंट पॉलिसी ऑपरेशंस के लिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा 1.5 बिलियन USD का जो अमाउंट है ये सैंक्शन किया गया है, अप्रूव किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग समझना। और इससे पहले जून 2023 में भी वर्ल्ड बैंक ने फर्स्ट लो कार्बन, ये सेकंड लो कार्बन है, वो फर्स्ट लो कार्बन था। ठीक है ना, फर्स्ट लो कार्बन एनर्जी प्रोग्रामेटिक डेवलपमेंट पॉलिसी ऑपरेशंस के लिए 1.5 बिलियन USD उस टाइम पे भी दिया हुआ था। वर्ल्ड बैंक की यहाँ पर बात हो रही है, प्रेसिडेंट इसके होंगे अजय बंगा। ठीक है, अजय बंगा जी जो हैं वो इसके प्रेसिडेंट हो जाएंगे। कौन से नंबर के प्रेसिडेंट हैं ये मुझे याद ही नहीं आ रहा है, ये आप लोग कमेंट कर बताओगे, नहीं गूगल करके देख लोगे। हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड बैंक की तो वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। नेक्स्ट, सेबी हैज़ रिसेंटली रेज्ड द थ्रेशहोल्ड फॉर द बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लिमिट ऑफ ₹2 लाख टू कितना। ठीक है, क्या कह रहा है ये, सेबी ने हाल ही में बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट यानी कि BSDA की सीमा को मौजूदा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। अभी वर्तमान में 2 लाख रुपए की लिमिट है, बढ़ाकर कितना कर दिया है इसमें पूछा गया है। सही उत्तर का हम लोग फिर से एक बार जिक्र करेंगे, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा 10 लाख रुपए, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। यानी कि यहाँ पर भैया 10 लाख रुपीज़ आ जाएगा, यहाँ पर 10 लाख रुपीज़ आ जाएगा, 10 लाख रुपए इसका बढ़ा दिया गया है। सेबी के द्वारा बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट के लिए जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उसको 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। ठीक है, थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे क्वेश्चन को, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इसके लिए सेबी ने एक सर्कुलर जारी करके बाकायदा इसके बारे में क्लियरिटी दी है। तो सेबी का ये सर्कुलर है, MCQ के फॉर्मेट में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो PDF में जो सेबी का सर्कुलर वाला का ऑप्शन आता है वहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा, दूसरा क्वेश्चन मिल जाएगा। वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन मैं डाल देता हूँ जिसके क्वेश्चन वगैरह फ्रेम नहीं हो पाते हैं, मुझे नहीं लगता कि कैसे मैं फ्रेम करूँ, हालांकि IBPS वाले तो किसी भी तरीके से कर लेते हैं, तो वहाँ पे उस तरीके के सर्कुलर भी डाल दिए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को एक्सटेंड करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। सेबी भी आजकल कवर किया जा रहा है एग्जाम में, तो जरूरी बनेगा अपने लिए। ठीक है, स्मॉल इन्वेस्टर्स को, जो भी छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं उनको स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए, इनकरेज करने के लिए ये बेसिकली लिमिट जो बढ़ाई गई है 2 लाख से 10 लाख इसलिए मतलब किया गया है। ठीक है, इसके लिए सेबी ने एक प्रॉपर सर्कुलर जारी किया हुआ है और 1 सितंबर 2024 1 सितंबर 2024 से ये सर्कुलर जो है प्रभावी हो जाएगा, ये दिशा निर्देश, ये आदेश प्रभावी हो जाएगा। BSDA को सेबी द्वारा 2012 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है ना, 2012 में इंट्रोड्यूस किया गया था सेबी के द्वारा। ठीक, डीमेट चार्जेस को रिड्यूस करने के लिए इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। सेबी का जो ये सर्कुलर आया हुआ है इसके हिसाब से 4 लाख तक के BSDA के लिए, ध्यान से सुनना, अब चीज़ें ध्यान से सुनना, सेबी के अब टेक्निकल चीज़ें बता रहा हूँ, टू दी पॉइंट चीज़ें बात होंगी, तो जो भी बताया जा रहा है ध्यान से आप लोग इसको अब सुनना। सेबी के सर्कुलर के हिसाब से, जो ये सर्कुलर आया हुआ है इस सर्कुलर के हिसाब से 4 लाख रुपए, ठीक है, कितना, 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए तक के BSDA, 4 लाख रुपए तक के BSDA के लिए एनुअल मेंटेनेंस चार्ज जो है वो नील रहेगा, मतलब कि कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगेगा। जबकि 10 लाख रुपीज़ तक के पोर्टफोलियो के लिए एनुअल चार्ज जो है वो 100 रुपीज़ लगेगा। ठीक, 10 लाख रुपए से ज़्यादा का पोर्टफोलियो होने पर BSDA ऑटोमेटिकली रेगुलर डीमैट अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ बढ़ें तो BSDA अकाउंट के ई स्टेटमेंट निकालने पर कोई सर्विस चार्ज नहीं लगेगा, जबकि फिजिकल स्टेटमेंट निकालने के लिए 25 रुपये पर ट्रांजैक्शंस या पर स्टेटमेंट लगेगा। ये चीज़ भी आप लोग याद रखना, ठीक है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, जिसको कि आगे हमें DP बोलूँगा, ठीक है ना। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स एलिजिबल अकाउंट के लिए केवल
BSDA अकाउंट खोलने के लिए ही एबल रहेंगे, केवल BSDA अकाउंट ही खोल पाएंगे जब तक कि अकाउंट होल्डर्स ईमेल के माध्यम से रेगुलर डीमैट अकाउंट खोलने के लिए ना बोले। ठीक है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है ये कि वे 2 महीने के भीतर, ठीक है ना, कि वे 2 महीने के भीतर रिव्यू करके एग्जिस्टिंग डीमैट अकाउंट को BSDA अकाउंट में कन्वर्ट कर दें, जब तक कि अकाउंट होल्डर खुद ही ईमेल के जरिए रेगुलर डीमैट अकाउंट के लिए ना बोले। ठीक, तो ये सब कुछ एक पॉइंट्स थे सेबी के इस सर्कुलर से संबंधित। सर्कुलर में और भी कई सारे पॉइंट्स हैं, मुझे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी लगा वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे कराया है। PDF इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का पढ़िएगा, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मैं वहाँ पे आप लोगों को दूंगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। The Mumbai Metropolitan Region Development Authority has signed an agreement with Frankfurt, Germany State-owned development bank KfW Bank to provide financial support of how much amount for urban infrastructure projects in Mumbai, Maharashtra। ठीक है, मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने मुंबई महाराष्ट्र के मुंबई में शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए कितने राशि की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए फ्रैंकफर्ट जर्मनी के सरकारी स्वामित्व वाले विकास बैंक KfW बैंक के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओवर 850 करोड़ रुपीज़, 850 करोड़ रुपए से ज़्यादा, 850 करोड़ रुपए से ज़्यादा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए मुंबई में डेवलप करने के लिए। ठीक है, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अभी हाल ही में KfW बैंक के साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, और ये जो KfW बैंक है ये फ्रैंकफर्ट जर्मनी बेस्ड एक स्टेट ओन्ड डेवलपमेंट बैंक है। नेक्स्ट, नेम द बैंक विच हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड ए न्यू फैसिलिटी फॉर ऑनलाइन कलेक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस फॉर इट्स कस्टमर्स। हाल ही में अपने ग्राहकों के लिए प्रत्यक्ष करों के ऑनलाइन संग्रह के लिए एक नई सुविधा शुरू करने वाले बैंक का नाम बताइए। वन लाइनर करेंगे। ऑप्शन नंबर बी, बंधन बैंक इसका सही उत्तर हो जाएगा। बंधन बैंक ने अभी हाल ही में अपने ग्राहकों के लिए एक ऑनलाइन कलेक्शन डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन करने के लिए एक ऑनलाइन फैसिलिटी जो है ये लॉन्च की हुई है। बंधन बैंक इसका मतलब जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, नेम द बैंक विच हैज़ रिसेंटली वॉन द अटल पेंशन योजना अल्टीमेट चैंपियंस कप बाय द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA। हाल ही में किस बैंक ने पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अटल पेंशन योजना अल्टीमेट चैंपियंस कप जीता हुआ है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया। किस बैंक को अभी हाल ही में अटल पेंशन योजना अल्टीमेट चैंपियंस कप मिला हुआ है PFRDA से? ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं आप लोगों के सामने। सही उत्तर जो इसका हो जाएगा बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बैंक ऑफ इंडिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। बैंक ऑफ इंडिया को अभी PFRDA के द्वारा अटल पेंशन योजना अल्टीमेट चैंपियंस कप अवार्ड दिया गया हुआ है। लगातार दूसरी बार इसको ये अवार्ड मिला हुआ है, ये चीज़ भी आप लोग याद रखना। लगातार दूसरी बार इसको ये अवार्ड दिया गया है। इसके साथ साथ में बैंक ऑफ इंडिया के जो स्पॉन्सर्ड RRBs हैं उन्हें भी अटल पेंशन योजना इनरोलमेंट में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए अवार्ड दिया गया है, उनको भी सम्मानित किया गया है। कौन कौन सी RRBs हैं उसके नाम हम लोग जान लेते हैं। पहली RRB है विदर्भ कोकण ग्रामीण बैंक, ये नागपुर महाराष्ट्र बेस्ड है। दूसरी RRB है मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, इंदौर मध्य प्रदेश बेस्ड है। तीसरी RRB है आर्यावर्त बैंक, ठीक है ना। तीसरी जो RRB है आर्यावर्त बैंक, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश बेस्ड है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन में जितनी भी बैंकें दी गई हैं इनका सबका हेडक्वार्टर, टैग लाइन, MD एंड CEO, एस्टेब्लिशमेंट ईयर, हाल फिलहाल में कोई ऐप लॉन्च किया हुआ है, कोई क्रेडिट, इनमें से किसी बैंक का अगर कुछ क्रेडिट रेटिंग भी आती है तो वो सब चीज़ रिकॉल आप लोग कर लो। आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट instant cross-border retail payments by linking domestic fast payment system through a unified platform, which financial institutions has recently Project Nexus, a multinational initiative। ठीक है ना, मतलब कि एक एकीकृत मंच के माध्यम से घरेलू फास्टैग पेमेंट सिस्टम को जोड़कर तत्काल सीमा पार भुगतान, खुदरा भुगतान की सुविधा प्रदान करने के लिए किस वित्तीय संस्थान ने हाल ही में प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हुआ है, जो एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल है। ठीक है ना। ठीक, तो ये मतलब इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं, सही उत्तर इसका हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा RBI। ठीक है ना, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा RBI, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, RBI इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ऑप्शन कौन सा ही है? ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर ए आरबीआई इज़ द राइट आंसर, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके माध्यम से फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और इंडिया के फास्ट पेमेंट सिस्टम को कनेक्ट किया जाएगा बेसिकली, ठीक है। और 2026 तक ये प्लेटफॉर्म लाइव हो सकता है। बस इतना ही करेंगे, आगे बढ़ते हैं। Which bank has recently launched MSME Sahaj, a web-based digital business loan solution for MSME invoice financing? हाल ही में किस बैंक ने MSME इनवॉइस फाइनेंसिंग के लिए वेब आधारित डिजिटल बिजनेस लोन समाधान MSME सहज लॉन्च किया हुआ है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शन दिए गए हैं आप लोगों के सामने। सही उत्तर का अगर हम लोग बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी MSME सहज नाम से एक वेब बेस्ड डिजिटल बिजनेस लोन सोल्यूशन लॉन्च किया हुआ है, जो कि MSME इनवॉइस फाइनेंसिंग सर्विस प्रोवाइड करेगा। MSME इनवॉइस फाइनेंसिंग सर्विसेज क्या होती हैं, थोड़ा सा समझा देता हूँ, समझ लो आप लोग, ठीक है। डाटा ड्रिवन इनवॉइस फाइनेंसिंग क्रेडिट फैसिलिटी मिलेगी इसके तहत में, पहली चीज़ तो ये जान लो। डाटा ड्रिवन इनवॉइस फाइनेंसिंग क्रेडिट फैसिलिटी इसके तहत में मिलेंगी, ठीक है। MSME और इनवॉइस फाइनेंसिंग का मतलब ये हो जाएगा कि जो MSMEs हैं वो सहज का उपयोग करके SBI के कस्टमर्स, ठीक है ना, मतलब कि वे सभी MSMEs जिनका कि SBI में अकाउंट है वो सहज का उपयोग करके अपने GST रजिस्टर्ड सेल्स इनवॉइस के अगेंस्ट 1 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। ये चीज़ आप लोग याद रखना, कितने रुपए तक का? 1 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। MSME सहज जो है वो बेसिकली मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मॉडल पर काम करेगा। नेक्स्ट, in order to offer a pre-shipment financing solution for MSMEs, which bank has recently partnered with Receivable Exchange of India Limited RXIL? MSMEs के लिए प्री शिपमेंट फाइनेंसिंग समाधान प्रदान करने के लिए किस बैंक ने हाल ही में रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ में साझेदारी की है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस दिए गए हैं आप लोगों के सामने। DBS बैंक इंडिया, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। वन लाइनर करेंगे, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरीके की इनवॉइस सर्विस, इस तरीके की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए RXIL के साथ में पार्टनरशिप करने वाला पहला बैंक ये बन गया है। कौन सा? DBS बैंक इंडिया। नेक्स्ट, who has been selected as the 27th chairman of the SBI by the Financial Services Institutions Bureau after the retirement of current chairman दिनेश कुमार खारा on 28th of August 2024? वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो द्वारा 28 अगस्त 2024 को वर्तमान अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा की सेवानिवृत्ति के बाद SBI के 27वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश कुमार खारा जी SBI के वर्तमान चेयरमैन हैं और ये 28 अगस्त 2024 को रिटायर होने जा रहे हैं। और इनके बाद SBI के चेयरमैन किसको बनाया गया है? फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो के द्वारा, जो कि 27वें चेयरमैन होंगे SBI के, ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं। सही उत्तर हो जाएगा CS शेट्टी, ऑप्शन नंबर सी। चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी, ऑप्शन नंबर सी, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, शेट्टी जी की अगर हम लोग बात करें तो ये शेट्टी जी वर्तमान में SBI में एक MD के रूप में काम अभी कर रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया ऑन विच डेट टू कमेमोरेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द GST रिजाइम। ठीक है, GST व्यवस्था के कार्यान्वयन के उपलक्ष्य में पूरे भारत में वस्तु एवं सेवा कर दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? ये इसमें पूछा गया है। 1 जुलाई, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1 जुलाई 2017 को GST इम्प्लीमेंट किया गया था और इस बार जो ये मनाया जा रहा है, ये 7th GST डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। और इस बार ये जो GST डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है सशक्त व्यापार समग्र विकास। सशक्त व्यापार समग्र विकास, ये इसकी थीम है। इससे संबंधित कुछ एक और इन्फॉर्मेशन PDF में मैं दे दूंगा, वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार। आगे बढ़ेंगे। Which bank has recently launched a prepaid student Safrio Forex card for Indian students heading abroad for higher education? हाल ही में किस बैंक ने उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले भारतीय छात्रों के लिए प्रीपेड स्टूडेंट Safrio Forex कार्ड लॉन्च किया है? ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं आप लोगों के सामने। सही उत्तर जो उसका होगा ICICI बैंक। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ICICI बैंक। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। वीज़ा नेटवर्क पर ये कार्ड है,
वीज़ा नेटवर्क पर ये कार्ड है। इसके बेनिफिट्स वगैरह नहीं जानेंगे क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है नहीं, तो जो चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी नहीं है उसको पढ़ने का कोई फ़ायदा बनता नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। व्हिच बैंक हैज़ रिसेंटली साइंड ए को लेंडिंग पार्टनरशिप विद पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड फॉर एमएसएमई एंड होम लोन सेगमेंट्स। हाल ही में किस बैंक ने एमएसएमई और होम लोन सेगमेंट के लिए पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ में सह उधार साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा एक्सिस बैंक। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। एक्सिस बैंक का नाम याद कर लेना, ठीक है। पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का याद कर लेना। इन दोनों ने को लेंडिंग पार्टनरशिप किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? एमएसएमईज और होम लोन सेगमेंट को टारगेट करने के लिए। इससे ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं जानेंगे। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज की इस क्लास का। In order to digitalize the enrollment and claim settlement process under the Jan Suraksha scheme for all 43 regional rural banks, which of the following organization has recently signed a MOU with Online PSB Loans Limited? सभी 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए जन सुरक्षा योजनाओं के तहत नामांकन और दावा निपटान प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने के लिए हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने ऑनलाइन पीएसबी लोन लिमिटेड के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शन दिया गया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा नाबार्ड। ऑप्शन नंबर डी नाबार्ड, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। नाबार्ड ने अभी हाल ही में ऑनलाइन पीएसबी लोन्स लिमिटेड के साथ में एक एमओयू साइन किया हुआ है, जिससे कि सभी 43 आरआरबीज को जन सुरक्षा स्कीम्स के तहत इनरोलमेंट एंड क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस को डिजिटलाइज किया जा सके, ठीक है ना। इसके तहत सभी 43 आरआरबीज जन सुरक्षा पोर्टल से सभी 43 आरआरबीज को जन सुरक्षा पोर्टल से इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। जन सुरक्षा पोर्टल की मदद से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इन सब में डिजिटली इनरोलमेंट और क्लेम सेटलमेंट वगैरह किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी नाबार्ड इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन दिए गए हैं इनका सबका हेडक्वार्टर, ठीक है ना, इनके सबके चेयरपर्सन कौन है, ये चीज़ आप लोग याद कर लेना है, इसी समय रिकॉल कर लेना। आज की क्लास हम लोग यहीं पर ख़त्म करेंगे। अगली क्लास में हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी, जहां पर हम लोग इससे आगे की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे।